हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमने भारत के भूगोल की जो मैराथन का तीसरा पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। और दो पार्टों को दो भाग जो थे उनको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम तीसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं और इसके माध्यम से आज हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और क्योंकि ये हमारा भारत के भूगोल की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो इसके माध्यम से हम जो दो सेशन हमारे हो चुके हैं और ये फाइनल सेशन है और इसके माध्यम से हम भारत के भूगोल का कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे। तो हम देर ना करते हुए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि हम बात करें तो हम 400 तक प्रश्न पढ़ चुके थे और इसके बाद अब हम 401 से लेकर 600 तक हम पढ़ने वाले हैं और इसके माध्यम से हम अपने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम कवर करने वाले हैं। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक बाघों की आबादी वाला देश कौन सा है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे अधिक बाघों की आबादी वाला देश कौन सा है, तो भारत में अगर देखा जाए तो टोटल 100% होता है। 100% में से अकेले 70% हमारे भारत में ही बाघ पाए जाते हैं। और यदि बात करें तो 2018 में जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट बाघों की थी वो पब्लिश हुई थी, तो उसके माध्यम से हमारे भारत में 2967 बाघ पाए गए थे, 2967। और यदि इसमें बात करें तो सबसे अधिक बाघ जो थे वो मध्य प्रदेश में 526 पाए गए थे और दूसरे नंबर पर कर्नाटक में और तीसरे नंबर पर जो थे वो उत्तराखंड में पाए गए थे। तो जो बाघों की रिपोर्ट होती है वो 2018 में पब्लिश हुई थी और उसके बाद 4 साल बाद 2022 में पब्लिश होगी, अर्थात इसी साल होने वाली है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 402वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं और ये टाइगरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यदि इसकी हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है, 2022 में ये बनाया गया, इसका निर्माण हुआ है, तो ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये जाना जाता है और ये भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व का निर्माण हुआ है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रामगढ़ विषधारी को 2021 में, ये 2021 में ये भी लेटेस्ट ही समझिए यहाँ, तो रामगढ़ विषधारी 2021 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। ये किस राज्य में है, तो ये बूंदी में स्थित है और बूंदी राजस्थान में है। तो ये बूंदी में स्थित है रामगढ़ विषधारी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का प्रसिद्ध ओरांग टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ स्थित है। तो ओरांग की बात करें ये बहुत ही फेमस है और ये असम में स्थित है, क्योंकि असम में बहुत सारे टाइगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो उनमें से ओरांग है और मानस है, ये सभी जो है प्रसिद्ध ही है। ठीक है, तो सभी के सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा होती है। तो भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो भारत में लेह, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लेह है, तो यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में किस राज्य में जाड़े में वर्षा होती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जाड़े में वर्षा अर्थात सर्दी में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की यदि बात करें तो तमिलनाडु में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है जिससे केरल में सबसे अधिक बारिश होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। और यदि बात करें तो तमिलनाडु में बारिश किससे होती है, तो तमिलनाडु में होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है बारिश तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में यदि बात करें तो बारिश होती कब है, तो नवंबर और दिसंबर का ये समय है जब उत्तर भारत के जितने भी उत्तर भारत के मैदानों से जब मानसून लौटते हैं तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो तमिलनाडु में बारिश कराता है और ये नवंबर दिसंबर के महीने में ये वर्षा कराता है, जो कि जाड़े का महीना होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है। तो यदि बात करें तो 75% जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है और बाकी बचा हुआ जो है वो दक्षिण पूर्वी मानसून के माध्यम से भी वर्षा होती है।
नेक्स्ट है हमारा आम्र वर्षा क्या है। तो आम्र वर्षा की यदि हम बात करें तो ये बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल, बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। तो बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, जो आम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के जो उत्तरी मैदान है उनमें शीतकाल में वर्षा क्यों होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये अरब जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में जेट स्ट्रीम उठती हैं और वहाँ भूमध्य सागर में एक चक्रवात उठता है। जो चक्रवात जो है वो पश्चिमी जेट धाराओं को हमारे भारत की तरफ जो है ले आता है। उसी के कारण हमारे भारत में उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। इसे हमारे भारत में पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यदि भारत की बात करें तो सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कच्छ, जो गुजरात में कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक जो है यहाँ सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिल नाम में होने का कारण है। जो सबसे ज़्यादा वर्षा यदि विश्व में होती है तो मासिल नाम में ही होती है। और मासिल नाम में होती है तो कितनी होती है, तो पहाड़ियों का कीपाकार होने के कारण ही मासिल नाम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और मासिल नाम कहाँ है, तो मेघालय में। तो पहाड़ियाँ जो वहाँ की हैं, जैसे गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, तो उन्हीं पहाड़ियों में एक पहाड़ी है खासी पहाड़ी, तो वहीं सबसे अधिक वर्षा होती है। और इन पहाड़ियों के कीप के आकार का होने के कारण ही यहाँ जो है मानसून फंस जाता है और मानसून वहीं बहुत ही अच्छी करके बारिश कराता है। इसके कारण मासिल नाम जो है यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से एक ही राज्य है जहाँ बारिश नहीं होती, उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है यहीं बारिश नहीं होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और बारिश किससे होती है, तो हम बात पहले भी कर चुके हैं कि तमिलनाडु में बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैसी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। जो चाय बागान होते हैं इनके लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जो होती है वो चाय बागानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई मृदा है। तो बेसाल्ट लावा जो लावा होता है, यदि इसकी बात करें तो जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसी के माध्यम से जब जो लावा निकलता है वो जम जाता है, उसी के अपक्षय के कारण जो मृदा का निर्माण होता है उसे रेगुन मृदा कहते हैं। और रेगुन मृदा और इसे काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो बेसाल्ट लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है जिससे रेगुन मृदा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। तो किस अवधि के दौरान, अवधि की यानी समय का बात हो रही, तो यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर महीने, अक्टूबर और नवंबर महीना ऐसा है कि यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे जंगल की आग कहा जाता है। तो जंगल की आग ये मतलब टाइटल है एक पौधे का नाम है जिसका नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे ढाक भी कहा जाता है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं, तो स्वतः जुताई वाली जो मिट्टी होती है इसे काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी में जो है कपास बहुत ही अच्छी होती है, तो कपास के लिए भी बहुत ही फेमस मिट्टी है ये। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है। इसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। तो धान, ज्वार, बाजरा इसमें उगाई जाती हैं और जून जुलाई में मतलब फसल चक्र प्रारंभ होता है। तो इसे खरीफ की फसलें जो है बोई जाती हैं इस समय, और जून जुलाई में बोई जाती हैं और ये सभी जो है अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चना, राई, गेहूँ, मटर, सरसों, आलू। यदि एक इसकी ट्रिक है, मैं आपको बता दूं कि नाई होटल लेकर जोश में आलू लाया। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाई होटल लेकर जोश में आलू लाया। ठीक है, एक ट्रिक है, ये जो ट्रिक है इसी की बात करें तो ये रवि की ट्रिक है, रवि की फसल की। ठीक है,
अब ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, राई को सरसों भी कहते हैं, हालांकि राई अलग भी होती। तो हु से हो गया गेहूँ और टर से हो गया मटर। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं। जो से जौ और से सरसों और आलू से आलू। तो कितनी सब्जियां यहाँ पर कितनी फसलें हो गई? ना से चना, ई से राई, हु से गेहूँ, टर से मटर, जो से जौ और से सरसों और आलू से आलू। तो इतनी जो फसलें हैं वो रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो मैंने एक ही इसमें ले लिया है, चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सभी की सभी रबी की फसलें हैं। और यदि इनकी बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और ये फरवरी मार्च महीने, मार्च अप्रैल में जो है काट ली जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यदि हम बात करें तो खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई। ये खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, ये सभी की सभी देखेंगे तो ये सभी जैसे खाने वाली फसलें हैं। जो खीरा होते हैं, ककड़ी होते हैं, ये सभी सलाद के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। तो इनके यदि और लौकी, तुरई, ये सभी फसलें जो हैं इनको हम कहते हैं जायद की फसलें। ठीक है, तो जायद की फसलों के नाम से जानते हैं। और यदि नेक्स्ट हम बात करें आगे, तो आगे हम बात करते हैं। तो आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला को जुनको ताबेई जो थी, इनको ही माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला के रूप में जो है जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट पर यदि लोगों में काउंटिंग की जाए तो जो व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और नॉर्गे तेन्नी। ठीक है, तो दो व्यक्ति थे जो चढ़े थे। उनको आगे मैंने शायद इस वीडियो में लिया है, तो आगे भी हम समझ लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो संतोष यादव जो थी, ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। इनका 1992 में भी गई थी और 1993 में भी गई थी। ठीक है, तो इनको जो है जाना जाता है। और आगे यदि हम बात करें, नेक्स्ट है हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? ये सभी की सभी हिमालय की चोटियाँ हैं और इनको हम याद कर सकते हैं। जो कि यदि बात करें तो पूर्व से पश्चिम लेकर, जैसे पूर्व इधर का हिस्सा, फिर इधर से लेकर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो नामचा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है और ये सबसे पूर्वी चोटी है, सबसे पूर्वी। इसके बाद आती है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। इसके बाद मकालू, ये नेपाल वाला जो रीजन है उसी में पड़ती है, नेपाल हिमालय वाले। और एवरेस्ट, ये भी नेपाल वाले में पड़ता है। और अन्नपूर्णा, फिर धौलगिरी। तो इस प्रकार से ये इनका क्रम है। और उसके बाद यदि नंदा देवी हो तो उसको भी इसी तरह से धौलगिरी के बाद हम लगा सकते हैं। तो नामचा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलगिरी। तो इस प्रकार से इनका एक क्रम है। ये पूर्व से पश्चिम का क्रम है, लेकिन हाइट के हिसाब से एक क्रम नहीं है। ठीक है, तो हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, इस प्रकार से जो है इनका क्रम बदल जाएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि हम बात करें आगे, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समझते हैं कि जैसे कौन सा मंदिर चौराबाड़ी ग्लेशियर है के दक्षिण में है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से ही जो यदि बात करें तो मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है, यहीं से निकलती है। और इसी के दक्षिण में है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर के जो है इसी के दक्षिण में है केदारनाथ मंदिर। और जो बद्रीनाथ मंदिर है वो है अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, तो उसे भी याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा प्रथम भारतीय महिला या नारी जो एवरेस्ट चढ़ने में सफल हुई। तो सबसे पहले जो हमारे भारत की थी वो थी बछेंद्री पाल। और अगर विश्व में पूछा जाए तो चढ़ी थी जुनको ताबेई, जो भी हम पढ़ चुके हैं। और 2 बार लगातार चढ़ने वाली महिला थी संतोष यादव। नेक्स्ट है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो रॉस द्वीप है, रॉस द्वीप का बदला नाम क्या है? तो रॉस द्वीप को अब क्या कहा जाता है? तो अब कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से इसको अब हम जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की विशिष्टता क्या है? जो अरब सागर में भारतीय द्वीप, उनकी विशिष्टता क्या है? तो वे सभी के सभी जो हैं प्रवाल रेती से बने हुए हैं। तो जो अरब सागर में हमारे भारत के अंडर में जो भी द्वीप हैं लक्षद्वीप के अंतर्गत, तो वो सभी के सभी प्रवाल उद्गम के ही हैं।
नेक्स्ट हमारा बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो बृहत हिमालय जो है इसमें स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो लद्दाख। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है और इसी में लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसी में पड़ता है कराकोरम। कराकोरम और सियाचिन ये सभी ग्लेशियर जो है यहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल यदि पूछा जाए आपसे तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल की बात करें तो यहीं सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है और ये राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान पड़ता है हमारे भारत का और पाकिस्तान इन दोनों में ही पड़ता है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी कहते हैं? तो ऐसा कौन सा स्थान है जिसे हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं? तो उसकी यदि हम बात करें तो उसको कहते हैं लेह और लद्दाख, जो कि लेह को कहते हैं और ये लद्दाख में पड़ता है। तो आगे हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है जैसे भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यदि द्वीपों की भारत में बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है? तो सालसेट, जो सालसेट द्वीप इसको कहते हैं। और मुंबई आपसे पूछी जाती है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर ही स्थित है और पुणे मुंबई ये दोनों ही सालसेट द्वीप पर ही स्थित है। तो जब मुंबई स्थित है तो आपको बताइए मुंबई में बहुत ही अधिक जनसंख्या है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है। न्यू मोरे द्वीप, अब ये न्यू मोरे द्वीप किन देशों के बीच विवादित है? तो ये न्यू मोरे द्वीप जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवादित है। और ये द्वीप अगर आपसे पूछे थे कि है कहाँ, तो ये BOB बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आपके 2 प्रश्न मैंने बता दिए कि सबसे पहले कि न्यू मोरे द्वीप किन देशों के बीच विवादित है? तो भारत और बांग्लादेश आप उत्तर देंगे। दूसरी बात, ये जो न्यू मोरे द्वीप है ये है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर में जो भी द्वीप पड़ते हैं उनमें से किस भाग को तो मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जानते हैं। जो दक्षिण द्वीप है, दक्षिणी द्वीप, उनको मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा लक्षद्वीप, आपने जो केंद्र शासित प्रदेश, अगर आप उसकी लोकेशन देखेंगे तो उसके दक्षिण में जो भी द्वीप पड़ते हैं उसी को कहते हैं मिनिकॉय द्वीप। तो इसीलिए दक्षिणी द्वीपों को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जानते हैं। और आगे हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार जो है हमारा भारत जो है वो जम्बू द्वीप का खंड था। ठीक है, तो जम्बू द्वीप का खंड होने के कारण नेक्स्ट है हमारा प्रश्न वो भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवादित है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवादित द्वीप कौन सा है? देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो विवादित था वो न्यू मोरे द्वीप था, न्यू मोरे द्वीप जो यहाँ पर हमने पढ़ा था। और अब पढ़ रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच विवादित, तो कच्चा तीबू द्वीप है। कच्चा तीबू द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवादित है। नेक्स्ट हमारा लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह, तो 36 द्वीप समूह है। ये NDA 2016 में एक एग्जाम में पूछा गया था। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? ये प्रश्न जो है लेटेस्ट 2020 और 21 में पूछा गया था। 21 और 20 दोनों में ही पूछा गया था, तो इसलिए ये बहुत ही BBI हो जाता है। तो आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो आपस में जो जुड़े हुए द्वीप समूह होते हैं इन्हें हम आर्कीपेलागो कहते हैं। SSC 2020 में भी पूछा गया था और जो MP पुलिस 2021 का हुआ था शायद उसमें भी पूछा गया था। तो आर्कीपेलागो कहा जाता है जो आपस में जुड़े हुए द्वीप समूह होते हैं। और एक और तरह से प्रश्न पूछा गया था कि आर्कीपेलागो क्या है? तो उसने ऑप्शन में दिया था कि द्वीप है, चट्टान है, ज्वालामुखी है या नदी, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे, तो उनमें उत्तर था कि द्वीप है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मरुस्थल परिभाषित किया जाता है। जो मरुस्थल होते हैं उन्हें क्या मतलब किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? जहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है 25 सेंटीमीटर से कम हो उन्हें हम मरुस्थल कह देते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो एक्चुअल में जो मरुस्थल होते हैं उनमें लगभग देखा जाए तो 75 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है, इससे जिनमें भी कम होती है उन्हें हम मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अगर ऑप्शन दिए हैं तो आप सबसे कम जो ऑप्शन दिया जाए उसी को हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो भाई हमारा उत्तर होगा, क्योंकि 75 सेंटी जो हो जाता है 70 से लेकर 120, 70 से लेकर 120 वाला जो होता है, नहीं 70 से 200 होता है। ठीक है, 70 से 200 के बीच जो होता है वो होते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, और 200 से
200 सेंटीमीटर से जो अधिक जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर हो जाते हैं सदाबहार वन, और 70 से 200 के बीच जो होते हैं वो पर्णपाती या पतझड़ वन जो होते हैं उनके नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और 70 से कम जहाँ होती है उन्हें हम मस्थलीय वन के रूप में जानते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, सबसे पहले पढ़ लेते हैं 442वां। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? तो 62% जो है थार मरुस्थल का हमारे भारत में राजस्थान में ही है, बाकी जो बचा हुआ है वो सभी पाकिस्तान में है। दीव, ये दीव स्थित है, ये MP पुलिस 2021 में पूछा गया, सबसे लेटेस्ट सवाल है। द्वीप, जो दमन एवं दीव है उसकी बात हो रही है। तो द्वीप स्थित है तो एक खंबात की खाड़ी में स्थित है। आपसे अभी तो द्वीप पूछा है, आपसे दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दमन कहाँ स्थित है, तो भी दमन एवं दीव जो है वो खंबात की खाड़ी में ही स्थित है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक किस महासागर में? तो द्वीपों की यदि बात करें, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या जो है वो प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में ही आप उत्तर देंगे। नेक्स्ट हमारा दिसंबर 2018, ये दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप जो था उसका नाम क्या हो गया है वर्तमान में? तो हैवलॉक द्वीप पहले नाम था इसका और वर्तमान में हो गया स्वराज द्वीप, तो ये बदल गया है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? ये UPPCS 2020 में पूछा गया था, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, ठीक है। वहाँ पर लद्दाख की ऑप्शन में था, तो उसमें 4 राज्यों के नाम दिए गए थे, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इस प्रकार थे, तो उसमें लद्दाख ही ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट है हमारा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ स्थित है। जो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं ये सभी गलती से बोल गए, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में जो है ये स्थित हैं, ठीक है। तो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और इसके बाद जैसे यदि बात करें तो सबसे पहले दक्षिण में पड़ती है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, जैसे ये हमारा भारत, ठीक है। भारत के जो ये पड़ती है पूर्वी तटीय मैदान पर, तो पूर्वी तट पे पड़ती है। यहाँ पर सबसे पहले नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, फिर पड़ती हैं जाउदी की पहाड़ियाँ, फिर पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर पड़ती हैं और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर पड़ती है कार्डुमम की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से जो है नीचे होती चली जाती है। सालटोरा पर्वतमाला स्थित है। जो सालटोरा की पर्वतमाला है एक काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में ही पाई जाती है, सालटोरा पर्वतमाला। तो काराकोरम, जो कि काराकोरम श्रेणी आपको पता ही है कि ये लद्दाख में पड़ती है और जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। ये धूपगढ़ जो है यदि इसकी बात करें तो ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर, ठीक है। तो आप ऊंचाई भी याद रखें, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और धूपगढ़ सतपुड़ा की 3 रेंज पाई जाती हैं, तो उनमें से जिस रेंज में ये पड़ती है उसका नाम है महादेव, ठीक है। महादेव रेंज है उसी में ये पड़ने वाली चोटी है। तो सतपुड़ा की 3 पर्वत श्रेणियों को मिलाकर सतपुड़ा श्रेणी बनाई जाती है और ये महादेव श्रेणी में ही पड़ती है धूपगढ़ की चोटी, जो कि पूरे के पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी जो है इसका निर्माण हुआ है, ये पूछा गया है। तो किससे हुआ? तो सेनोजोइक से। इसमें सेनोजोइक की संयुक्त था, UPPCS 2016 में पूछा गया था। हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मैं आपको एक प्रश्न एक आइडिया बता दूं, हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं, अगर इस प्रकार से प्रश्न आया तो उसमें 100% जो है वो उत्तर प्रदेश ही आपको ऑप्शन में देगा। क्यों? क्योंकि यदि बात करें तो जो हिमालय श्रेणी है वो कई राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पड़ती है। जैसे यदि बात करें तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद उत्तराखंड है और इसके बाद उत्तराखंड के बाद पड़ती है सिक्किम में, ठीक है। तो उत्तराखंड के बाद सिक्किम में पड़ती है, फिर जो है पूर्वोत्तर वाले जितने भी राज्य हैं उनमें भी पड़ती है। तो उनमें जो है एक ही उत्तराखंड के पास में सबसे पहले पड़ता है जो है उत्तर प्रदेश, तो इसलिए वो उत्तर प्रदेश ही ऑप्शन में देता है। तो ये महत्वपूर्ण है। कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो सबसे प्राचीन है? तो अरावली पर्वत श्रेणी ही सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट हमारा नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी इन दोनों के मध्य में क्या स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है वो इन दोनों के मध्य में स्थित है और ये दोनों की दोनों नदियाँ जो है बृहद घाटी से होकर बहती हैं। नेक्स्ट हमारा कोडाई कनाल। एक कोडाई कनाल जो है ग्रुप D के एग्जाम में भी पूछा गया था।
तो कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये पालने की पहाड़ियाँ जो हैं उसी पर स्थित है, कोडाई कनाल। नेक्स्ट हमारा छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर का पठार, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें यदि हम बात करें तो मैंने बताया था आपको कि जो पारसनाथ की पहाड़ियाँ, पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो कि झारखंड में हैं, ये पड़ती हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है, और छोटा नागपुर के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है इसी में जो पारसनाथ की पहाड़ियाँ इसी में स्थित हैं, तो इसीलिए पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो है झारखंड में, और ये झारखंड में पड़ती हैं। इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। तो आप इसे बिल्कुल भूलें ना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल BVI है। और झारखंड का PCS का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम अगर आपसे पूछा जाए तो उच्चतम या सर्वोच्च, बात एक ही है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, तो बात तो एक ही है। तो भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन थी, अर्थात सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या हमसे पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो बात वही है। तो अन्नायमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। ठीक है, तो इनकी ऊंचाई भी यहाँ पे याद रखें, क्योंकि हो सकता है ऊंचाई से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा उसको समझ लेते हैं। भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो नवीनतम अगर पूछा गया कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसमें जो है हिमालय को जरूर देगा, क्योंकि हिमालय ही भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, और बाकी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो इससे प्राचीन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे। जो न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, और शेरपा तेंजिंग नोरगे जो थे वो नेपाल के थे। इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट और पर सबसे पहले फतह कब की? तो 29 मई 1953 की ये डेट है। इसी 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के थे शेरपा तेंजिंग नोरगे, इन दोनों ने ही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। तो इसी के बाद ये सिलसिला प्रारंभ हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व में वन्य जीव दिवस मनाते हैं। तो वन्य जीव दिवस की यदि बात करें, जो वन्य जीव दिवस है वो 3 मार्च 1973 से प्रारंभ हुआ था, तो इसलिए 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और वन्य जीवों की यदि बात करें तो पूरे विश्व में हमारे भारत में केवल 5% ही वन्य जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो 16 सितंबर है इसकी यदि बात करें तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और आगे यदि हम बात करें तो आगे जो है विश्व भर में 8 जून को मनाया जाता है। तो विश्व भर में 8 जून की यदि बात करें तो विश्व महासागर दिवस, महासागर को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये विश्व के द्वारा जो है मनाया जाता है 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। नेक्स्ट हमारा समझते हैं 22 मई को मनाते हैं। ये 22 मई, 22 अप्रैल और 22 मार्च, इन तीनों को ही समझते हैं, क्योंकि तीनों ही ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। 22 मई को मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, और ये 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस या फिर पृथ्वी दिवस, बात यही है। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा कि 22 मार्च को मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस। ये तीनों ही ऐसे समझ लीजिए BBI हैं, और तीनों ही प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 में से अगर आप तीनों ही याद कर लिए, और जो 16 सितंबर वाला है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण डे हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, जैसे 20 मार्च को विश्व मनाता है। तो 20 मार्च को जो विश्व है क्या मनाता है? तो विश्व घरेलू गौरैया दे दिवस, जो विश्व घरेलू गौरैया दे दिवस है, इसको मनाया जाता है 20 मार्च को। और ये शायद किसी एग्जाम में हाल ही में पूछा भी गया था, तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। नेक्स्ट हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जो 7 अप्रैल है इसकी बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। और ये जो पर्यावरण दिवस है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
और ये तो एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो इसलिए ये तो बहुत ही BBI है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। जो टाइगर डे है, ये टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की यदि हम बात करें तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त। ये दोनों 29 वाले हैं, 29 अगस्त 29 जुलाई, तो इसलिए मैंने इनको साथ लिया है। और जो 22 वाले थे तो मैंने इनको तीनों को भी एक साथ लिया है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, और 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व टाइगर डे, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हर साल 5 दिसंबर को मनाते हैं। तो हर साल जो है 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा को संरक्षण करने के लिए वे 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष हाथी दिवस मनाते हैं। तो हाथी दिवस की यदि बात करें तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 12 अगस्त को ही विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं। तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, और विश्व हाथी दिवस तो भी मनाते हैं 12 अगस्त को ही। और जो विश्व युवा दिवस है यदि इसकी बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, नेशनल यूथ डे, ठीक है, नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है 12 जनवरी। तो आप इसे भी याद रखें, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और विश्व युवा दिवस तो 12 अगस्त को। नेक्स्ट है हमारा, और विश्व में 16 अक्टूबर, इस 16 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर। और आगे हम पढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जो पर्यावरण संरक्षण दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को, 25 नवंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 11 जुलाई को ये मनाया जाता है जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1989 में ये मनाया गया था। और आगे हम पढ़ते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का यदि आपसे पूछा है कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-27 नेशनल हाईवे 27 ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये सबसे लंबा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। और इसकी यदि लंबाई करें तो लंबाई देखें तो 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी सबसे अधिक लंबाई है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक लंबाई है, उसके बाद यूपी में, उसके बाद राजस्थान में। तो उसके बाद इन तीनों में ही सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में राज्य राजमार्ग, जो स्टेट हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज, इनकी सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्यों में है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। जो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, क्योंकि चतुर्भुज परियोजना का अर्थ है कि 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ना। तो सबसे यदि बात करें यहाँ पर, जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली के बाद यहाँ पर जोड़ता है मुंबई को, मुंबई के बाद कोलकाता को, सॉरी चेन्नई को, चेन्नई के बाद कोलकाता। तो इस प्रकार ये हो गई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और सबसे पहले दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, इन चारों को ही ये जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा, भारत के पूर्वी पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को आपस में किस स्थान पर काटते हैं? तो ये झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? तो भारत का पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है वो पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, गुजरात, और सिलचर जो कि असम में है। ठीक है, असम। तो असम और गुजरात, गुजरात में पड़ता है पोरबंदर, असम में पड़ता है सिलचर, इन दोनों को ही ये जोड़ता है। यदि नेक्स्ट की हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ एंड साउथ गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर आपसे पूछा जाए तो नेशनल हाईवे 327B। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 327B है, इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर अर्थात 1200 मीटर इसकी लंबाई है, 1200 मीटर।
और इस 47 पहले था 47, ये सबसे छोटा, अब हो गया है नेशनल हाईवे 327B। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम देखें तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर है नेशनल हाईवे 4, मतलब नेशनल हाईवे 4। भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है, तो सबसे लंबा नदी सेतु भारत का है भूपेन हजारिका नदी सेतु। और ये कौन से हाईवे पर है? तो नेशनल हाईवे 115, ये नेशनल हाईवे 115 पर ये भूपेन हजारिका नदी सेतु है। देश की सबसे लंबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो ये पूछा गया है। यदि हम बात करें तो ये है नेशनल हाईवे 44 पर। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 पर देश की सबसे लंबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग यही इसी पर है, नेशनल हाईवे 44 पर। मतलब देखा जाए तो NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के मरुस्थल से गुजरता है? तो राजस्थान का जो मरुस्थल है यहाँ से गुजरता है नेशनल हाईवे 11। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 327B किस राज्य में है? तो ये राज्य यहाँ पर पूछा गया। तो राज्य की यदि बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। और आगे यदि हम बात करें तो आगे हमारा पड़ता है नेक्स्ट प्रश्नों में देखा जाए तो दुलहस्ती बांध किस पर बना है? ये दुलहस्ती जो है ये बांध किस पर बना है? तो मैं आपको बता दूं, ये तीन हैं, दुलहस्ती, सलाल और बगलियार। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं जो हैं वो एक ही नदी पर बनी हुई हैं, जैसे चेनाब नदी। दुलहस्ती बांध पर किस पर बना है? तो चेनाब नदी। सलाल या भारत पाक बांध किस पर बना है? तो भी चेनाब नदी। बगलियार या मतलब बांध किस पर बना है? तो भी चेनाब नदी। ठीक है, तो ये तीनों ही एक में मतलब एक नदी पर ही बने हुए हैं। तो दुलहस्ती, सलाल एवं बगलियार आपसे अगर पूछा जाए तो ये तीनों की तीन चेनाब नदी पर ही बनी हुई है। और कहाँ है? तो राज्य भी एक ही है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर ही ये तीनों की तीनों परियोजनाएं बनी हुई हैं। और आगे यदि बात करें तो थीन बांध को हम रंजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। और थीन बांध जो है ये किस नदी पर बना है? तो रावी नदी। ये रावी नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ है? तो पंजाब में स्थित है। रावी नदी और इसी में जो है पंजाब में स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर बना है? यदि हम पोंग बांध की बात करें तो ये ब्यास नदी पर बना हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो पोंग बांध कहाँ है? ये ब्यास नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर बना है? तो नाथपा झाकरी बांध जो है इस सतलज नदी पर बना हुआ है और सतलज नदी पर बना है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है यदि हम इसकी बात करें तो ये बना हुआ है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर बना हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दोनों के बॉर्डर पर ही पाया जाता है, क्योंकि जो भाखड़ा बांध है ये पड़ता है हिमाचल में और जो नांगल बांध है ये पड़ता है पंजाब में। तो इसलिए ये संयुक्त परियोजना है, तो इसलिए इसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मान लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर ये प्रश्न आया कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है तो किस राज्य में है, तो इनमें से दोनों में से एक ही राज्य का नाम दिया जाएगा आपको। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट हमारा, भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना कौन थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो थी ये भारत की सबसे पहले बनाई गई परियोजना थी। और दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें 3 बांध बंधे हुए हैं। एक पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी पर ही बना हुआ, और चिलैया और एक बांध और है चिलैया और बराकर। ठीक है, तो बराकर तो बांध ही है। चिलैया और मैथान बांध जो है वो इसकी दामोदर नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है बराकर नदी। तो बराकर नदी पर चिलैया एवं मैथान बांध है और दामोदर नदी पर बना हुआ है पंचेत। तो ये 3 परियोजना जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड में स्थित है और उसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसाऊ बांध किस नदी पर बना है? तो किसाऊ बांध की यदि बात करें तो ये यमुना की सहायक टोंस नदी पर बना हुआ है।
यमुना की सहायक नदी है टोंस। नेक्स्ट है हमारा रेणुका जी बांध किस नदी पर बना है? तो रेणुका जी बांध की यदि बात करें तो ये गिरी नदी पर बना हुआ है और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ है। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि रेणुका जी बांध जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी शायद बन रहा है अभी ये, तो जल्दी ये पूरा होने वाला है। तो रेणुका जी बांध जो है वो गिरी नदी पर बन रहा है और उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। जवाई बांध किस नदी पर बना है? तो जवाई बांध की यदि बात करें तो ये लूनी नदी की सहायक नदी जो है जवाई नदी, लूनी नदी की सहायक जवाई नदी पर ये बना हुआ है जवाई बांध और ये कहाँ है? तो राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम। आगे जो प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। मेजा बांध, अगर आपसे मेजा बांध पूछा जाए कि मेजा बांध किस नदी पर बना है तो एक कोठारी नदी पर बना है जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा एक स्थान है, तो यहीं पर ये बना हुआ है। और कौन सी नदी पर? तो कोठारी नदी पर। बरगी बांध किस नदी पर बना है? तो बरगी बांध की यदि बात करें तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, बरगी बांध नर्मदा नदी। और नेक्स्ट है हमारा इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इंदिरा सागर बांध और बरगी बांध ये दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर बने हुए हैं और दोनों के दोनों जो है मध्य प्रदेश में ही हैं। तो आप ये दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं, बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर हैं और दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाकी जो इससे संबंधित बांध थे जैसे राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध, तो उनको हम पहले ही पढ़ चुके थे इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिए। नक्की झील की यदि बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है नक्की झील। और नेक्स्ट है हमारा चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है। चिल्का झील की यदि बात करें तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील के नाम से भी जानी जाती है और एक कौन से मतलब स्थान है? तो उत्तरी सरकार तट, जो मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा का जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा डीपली पूछ लिया गया है, यहाँ पर राज्य ना देकर उत्तरी सरकार तट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैंगोंग झील किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो पैंगोंग झील जो है इसकी यदि बात करें तो ये लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है और ये भारत एवं चाइना द्वारा विवादित है। किसको रहस्यमय झील या मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है? तो रहस्यमय झील या मिस्ट्री लेक की यदि बात करें तो ये रूपकुंड झील है जो कि उत्तराखंड में है। तो रूपकुंड झील जो है मतलब इसकी जब खोज की गई थी तो यहाँ कई सारे कंकाल मिले जिसके कारण जो है इसे मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है और ये रूपकुंड झील के नाम से जानी जाती है और ये उत्तराखंड में स्थित है। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? तो ये चपनाला झील जो है ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें तो नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, तो नैनीताल को ही लेक डिस्ट्रिक्ट अर्थात झीलों की तहसील मतलब झीलों का जिला इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल को जाना जाता है। कयाल क्या है? मैंने आपको बताया था कि कयाल जो है केरल की जो लैगून झीलें होती हैं उनको कयाल कहा जाता है, तो केरल के लैगून झील को कहा जाता है कयाल। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट में नागिन झील कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नागिन झील जो है जो नागिन ऐसे करके जो भी नाम से झीलें हैं जैसे अनंतनाग, शेषनाग और इसी प्रकार से जो आते हैं वो जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में ही झीलें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर है नागिन झील। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल झील अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल झील कौन सी है तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यही पड़ती है, इसे ही कहा जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पड़ती है, जैसे इस प्रकार से ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये मतलब मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो दोनों के बॉर्डर पर ये मतलब गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पड़ती है। और आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, है हमारा इडुक्की। ठीक है, इडुक्की बांध कहाँ बना हुआ है? इडुक्की बांध की यदि बात करें तो ये पेरियार नदी पर बना है
और एक पेरियार नदी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेरियार अगर शब्द जहाँ मिल जाए तो समझ लेना आप केरल ही है। तो पेरियार नदी जो है पर बना हुआ है इडुक्की बांध और एक केरल में है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम के नाम से जो है जाना जाता है ये इडुक्की बांध। आगे यदि हम बात करें तो पोचमपाल डैम किस नदी पर बना है? तो पोचमपाल डैम की यदि बात करें तो ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है पोचमपाल डैम। और ये कहाँ है? तो तेलंगाना में पोचमपाल डैम है, ठीक है। और गोदावरी नदी पर बना हुआ है और इसे राम सागर डैम के नाम से भी जानते हैं, राम सागर डैम। तो आप इसको भी याद रखें। कल्पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो कल्पोंग बांध की यदि बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र ये बना हुआ है बांध कल्पोंग नदी पर बना है और ये अंडमान का सबसे बड़ा बांध के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए अंडमान का सबसे बड़ा है, इसलिए एग्जाम में शायद पूछ भी लिया जाता है। तो कल्पोंग बांध कल्पोंग नदी पर स्थित है और ये अंडमान का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट है हमारा अलमाटी बांध। अब यहाँ पर जो तीन है ये एक ही राज्य में है लेकिन नदी अलग है, ठीक है। तो अलमाटी बांध आपसे पूछे तो भी कर्नाटक में ही है, शिव समुद्रम तो भी कर्नाटक, कृष्णा सागर बांध, तो ये तीन तो जो है ये एक ही राज्य में है। अलमाटी बांध कर्नाटक में है और शिव समुद्रम ये भी कर्नाटक में है और कृष्णा सागर बांध ये भी कर्नाटक में है, लेकिन नदियाँ अलग हैं। आप समझ लेते हैं, अलमाटी बांध कर्नाटक में तो है लेकिन कृष्णा नदी पर बना हुआ है, लेकिन बाकी जो हैं ये तीन जो हैं ये कावेरी नदी पर बने हुए हैं पर राज्य अलग हैं। शिव समुद्रम एवं कृष्णा सागर बांध जो है ये दोनों के दोनों कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर है। और नेक्स्ट है हमारा मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध की यदि बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये भी कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में है और कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और शिव समुद्रम बांध जो कि कर्नाटक में है और एक कावेरी नदी पर बना हुआ है, और कृष्णा सागर बांध जो कि कर्नाटक में बना हुआ है और एक कावेरी नदी पर बना है। मैट्टूर बांध जो कि तमिलनाडु में है और ये भी कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो यानी कावेरी नदी पर यदि आप देखें तो तीन जो बांध है वो कावेरी नदी पर ही बने हुए हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। सागर बांध अगर आपसे पूछा जाए तो एक कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों की सीमा पर ये बांध पड़ता है। यदि आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो जो नागार्जुन सागर बांध है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर ही पड़ता है। और नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी पर बने हैं। श्रीशैलम किस नदी पर बना हुआ बांध है? तो श्रीशैलम की यदि हम बात करें तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है और ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध की यदि हम बात करें तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है और ये गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध और उकाई, ठीक है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो सरदार सरोवर, उकाई और काकरापार ये तीनों के तीनों जो है गुजरात में ही हैं, लेकिन नदी अलग है। तो नदियों की बात की जाए तो उकाई और काकरापार ये दोनों जो है ताप्ती नदी पर ही हैं और दोनों के दोनों गुजरात में हैं। तो इनको आप एक हिसाब से याद कर सकते हैं। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी में पर बना हुआ है लेकिन ये गुजरात में है। उकाई और काकरापार ये दोनों के दोनों जो है ताप्ती नदी पर बने हुए हैं और दोनों के दोनों गुजरात में भी हैं। तो यहाँ पर जो है सेम ही है, उकाई बांध और काकरापार बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में स्थित कोयना बांध, जो महाराष्ट्र में स्थित कोयना बांध है ये किस नदी पर बना है? तो कोयना नदी पर ही बना हुआ है और ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो जायकवाड़ी बांध की यदि बात करें तो ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है जायकवाड़ी बांध, और कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तिलैया बांध, हालांकि हम तीनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। जो तिलैया बांध है, पंचेत बांध है, मैदान, हम इनको पहले भी पढ़ चुके थे। तो तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तो ये बराकर नदी जो है ये दामोदर की सहायक नदी है, तो इसी पर बना हुआ है तिलैया बांध। और ये तीनों के तीनों जो बांध हैं ये तीनों के तीनों झारखंड में ही हैं। पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी पर ही बना हुआ है, मैथान बांध जो कि बराकर नदी पर बना हुआ है। तो तिलैया बांध और मैथान बांध ये दोनों के दोनों बराकर नदी पर हैं। पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है। और ये तीनों के तीनों अगर राज्य पूछा जाए आपसे तो तीनों के तीनों झारखंड में ही हैं। और ये दामोदर घाटी परियोजना जो थी उसी के अंतर्गत ये तीनों बांध बने हुए।
तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो माता टीला बांध अगर आपसे पूछे गए तो ये बेतवा नदी पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, माता टीला बांध। नेक्स्ट है हमारा रानी लक्ष्मीबाई बांध। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है इसे राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं और किस नदी पर बना हुआ है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध की यदि बात करें तो ये बेतवा नदी पर ही बना हुआ है। माता टीला, यहाँ पर यदि बात करें तो इन तीनों को एक साथ ही याद रखें, माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई, ये दोनों के दोनों जो हैं ये बेतवा नदी पर बने हुए हैं और दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, जिसे हम राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा समझते हैं रिहंद बांध। रिहंद बांध की यदि बात करें, जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये इसकी यदि बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के नाम से भी जानी जाती है। और रिहंद बांध जो बना हुआ है, तो क्योंकि रिहंद बांध का जो जल संग्रह होता है इसी को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। तो रिहंद बांध जो है किस नदी पर बना है? तो रिहंद नदी पर ही बना हुआ है। और दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और सोन नदी की सहायक जो है, रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक है, तो इसी नदी की, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद और इसी पर बना हुआ है रिहंद बांध। तो नदी तो आपको याद करनी नहीं कि रिहंद बांध और रिहंद नदी और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा लीसा प्राप्त होता है। जो लीसा है इसको चील के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, चील का वृक्ष होता है उसी से लीसा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा कोनैन नामक दवा प्राप्त करते हैं। जो कोनैन नामक, मलेरिया में ये प्रयोग की जाती है कोनैन नामक दवा, तो कोनैन नामक दवा इस सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है, सिनकोना वृक्ष। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन के जो वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। हमारे भारत में जो टोटल 100% पाए जाते हैं, 100% में से अकेले मध्य प्रदेश में ही 50% पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा किस राज्य में किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो फरन नाम का एक पौधा है, इसमें फूल नहीं होते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं। यदि हम आगे बात करें तो भोजपुर वृक्ष जो है वो हिमालय पर मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि सागौन एवं साल किसके उत्पाद हैं, तो ये दोनों के दोनों जो वृक्ष हैं एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के रूप में जाने जाते हैं। सागौन और साल ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के रूप में जाने जाते हैं। इनकी यदि बात करें तो 70 से लेकर 200 के बीच सेंटीमीटर में वर्षा होती है। इन्हीं जहाँ जिस क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उन्हीं में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है। और मैं आपको और बता दूं 70 से लेकर 120 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और दूसरी बात शुष्क उष्णकटिबंधीय पतझड़ पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जहाँ 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं आर्द्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं जहाँ 120 से लेकर 220 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो आपको ये भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में। और इसकी यदि बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, देहरादून जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। तो देहरादून में ये स्थित है और ये उत्तराखंड में है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति पाई जाती है। तो पेड़ सामान्य प्रकार से कौन से पेड़ पाए जाते हैं नीलगिरी में? तो यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। यूकेलिप्टस भारत में सघन मतलब घने सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। मतलब घने वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो मिजोरम में ही पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल, ये है अरुणाचल प्रदेश, ना कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर और मिजोरम फर्स्ट नंबर पर। मिजोरम में लगभग देखा जाए 84.53% पाए जाते हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें लगभग 79.33% जो है पाए जाते हैं। तो आप इनके परसेंटेज भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है हमारा,
भारत में चंदन की लड़की नहीं, लकड़ी, जो चंदन की लकड़ी है के सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं सबसे अधिक चंदन की लकड़ी के वन। और यदि बात करें जैसे चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन तो पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो ये पड़ती है 3 राज्यों में, केरल में पड़ती है, केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो ये 3 राज्यों में पड़ती है। और इन 3 राज्यों में सबसे अधिक अगर बात की जाए कि सबसे अधिक चंदन की लकड़ियाँ कहाँ पाई जाती है तो कर्नाटक में। कर्नाटक इनमें सबसे नंबर 1 पर है, चंदन की लकड़ी का मतलब सबसे अधिक पाई जाती है यहीं। नेक्स्ट प्रश्नों को समझ लेते हैं अब हम। यदि बात करें हम तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है तो सदाहरित। सदाहरित क्या होता है, सदाबहार। पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर देखा जाए तो सबसे 200 सेंटीमीटर से बहुत ही अधिक बारिश होती है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर से अधिक बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और आगे हम समझ लेते हैं मेटर, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो किन पहाड़ियों पर, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यहाँ पर सबसे अधिक वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। तो सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है इन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र में। और नेक्स्ट हमारा भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि कर्नाटक ही सबसे अधिक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 550 तक आ चुके हैं और प्रश्न 50 बचे हैं हमारे। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक सबसे प्रसिद्ध है। अल्पाइन वनस्पति मिलती है, जो अल्पाइन वनस्पति है यदि इसकी हम बात करें तो उत्तर का जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है यहीं पर पाई जाती है अल्पाइन वनस्पति। और नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन। यदि पूछा जाए कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो है ये सबसे प्रसिद्ध है इसके लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। यदि यहाँ से पूछा है कि तेंदुपत्ता, ये तेंदुपत्ता जो होता है ये बीड़ी पीने, जो लोग बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी बनाने के लिए ही तेंदुपत्ते का प्रयोग किया जाता है। और तेंदुपत्ते का सबसे मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मैंग्रोव वन, सदापल्ली वन, मैंग्रोव वन और सदापल्ली जिन्हें सदाबहार वन कहते हैं, और पर्णपाती जिन्हें हम पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों वन जो है ये एकमात्र अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं। तो यही प्रश्न पूछा गया है। अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन, सदापल्ली वन और पर्णपाती वन, ये तीनों वन ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे हैं। जो चक्रवात आते हैं हमारे यहाँ, तो जैसे हमारे भारत में भी चक्रवात आते हैं, तो चक्रवात के अवरोधकों का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं जो मैंग्रोव वन होते हैं। यदि इनकी हम बात करें तो मैंग्रोव वन की जो होते हैं इनकी जड़ें जो होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। जड़ें होने के कारण जो है चक्रवात को ये अवरोधक का कार्य करते हैं और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, जैसी बात करें कावेरी नदी का डेल्टा या फिर सुंदरवन का डेल्टा और कृष्णा, गोदावरी और महानदी, इस प्रकार जो डेल्टाई नदियां हैं इनकी यदि बात करें तो इनके जहाँ पर डेल्टा बनते हैं वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये जो डेल्टाई वन है ये जो सुनामी आती हैं या चक्रवात आते हैं इनके रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शायद एक यूपीएससी का एक एग्जाम था उसमें पूछा भी गया था कि जो मैंग्रोव वन होते हैं वो चक्रवातों को रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जहाँ डेल्टा क्षेत्र होते हैं, जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं उन्हीं क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सुनामी के आने पर अवरोधक की भूमिका निभाते हैं। जो सुनामी जब आती है तो सुनामी के आने पर अवरोधक की भूमिका मैंग्रोव वन ही निभाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीय वन कहते हैं। जो मरुस्थलीय वन होते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उन्हें मरुस्थलीय वन कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा पतझड़ वन कहते हैं। जो पतझड़ वन होते हैं उनकी बात करें तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ बारिश हो वहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। और ये पत्ते जो हैं अपने झाड़ते रहते हैं। ठीक है, तो एक सीजन में ये पत्ते झाड़ देते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो ये सभी पत्ते अपने झाड़ देते हैं। इसके कारण इन्हें पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। और आगे बात करें तो मैंने यहाँ पर दो कैटेगरी बांट दी है। 70 से लेकर 120 जहाँ पर शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं, और जहाँ पर 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हालांकि हम पीछे भी बात कर चुके थे इसके बारे में। और नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। सदाबहार वन उगते हैं। जो सदाबहार वन होते हैं ये कहाँ उगते हैं? तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यदि बात करें पश्चिमी घाट जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से तो बहुत ही अधिक बारिश होती है, और जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर तो मासिक में लगभग 1100-1200 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, तो वहाँ तो पाए ही जाते हैं। और जो पश्चिमी घाट है हमारा यहाँ भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसलिए हमारे भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो सदाबहार वन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है? जो सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो सदाबहार वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता की यदि हम बात करें तो जैव विविधता की जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है और सबसे अधिक तापमान होता है वहीं सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, जैसे 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ, इनके जो बीच का क्षेत्रफल बनता है, ये जो बीच का क्षेत्र बनता है इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक बारिश भी होती है और सबसे अधिक तापमान भी होता है। तो यही दो रीजन होते हैं जैव विविधता के लिए। जहाँ सबसे अधिक बारिश होगी और सबसे अधिक जैव विविधता होगी, सबसे अधिक बारिश होगी और सबसे अधिक तापमान होता है, वहीं पर जैव विविधता के केंद्र पाए जाते हैं। हमारे यहाँ देखा जाए तो भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो खासकर अगर देखा जाए तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो खासकर जो 13.5 डिग्री कर्क रेखा है और मकर रेखा, इन्हीं के बीच जो है जैव विविधता के केंद्र पाए जाते हैं पूरे विश्व में। अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फर्नीचर के लिए जो फर्नीचर हम बनाते हैं जैसे मेज है, टेबल है और कुर्सी है और बेड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्नीचर के लिए कीमती लकड़ियाँ जो होती हैं किन वनों में मिलती हैं? तो कीमती लकड़ियाँ जो है पतझड़ वनों में ही मिलती हैं। और आगे बात कर लें, जो यदि बात करें जो सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन जो होते हैं वो एक साथ पत्ते कभी नहीं झाड़ते और बारी बारी से पत्ते झाड़ते रहते हैं, जिसके कारण जो है वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते रहते हैं। और जो पतझड़ वन होते हैं वो एक सीजन में ही सभी पत्ते झाड़ते हैं, जिसके कारण जो है उन्हें पतझड़ वन के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत की अगर सबसे उपजाऊ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, और भारत के 24% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं हम। आगे प्रश्न है हमारा, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो रेगुर मिट्टी होती है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, और इसे काली मिट्टी या फिर ज्वालामुखी मिट्टी या कपासी मिट्टी या लावा मिट्टी, कई इसके नाम हैं, तो उनके नाम से भी जाना जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। तो सबसे पहली बात, जो रेगुर मिट्टी है जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और लाल मिट्टी की यदि बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में के क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा कौन सी है? सर्वाधिक लवणीय मृदा जो है इसका क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है और गुजरात। राजस्थान और गुजरात में ही सर्वाधिक लवणीय मृदा पाई जाती है। जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, और जैसे राजस्थान है तो यहाँ पर रेत पाई जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर शुष्क मौसम रहता है, जिसके कारण यहाँ पर जो मृदा है वो लवणीय पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र की यदि बात करें तो क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो कौन सी मिट्टी है जो प्रायद्वीपीय भारत है? प्रायद्वीपीय का जो दक्षिण भारत है हमारा, उसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं।
और पृथ्वी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। तो काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है हमारे दक्षिण भारत में। और आगे पढ़ लेते हैं। जो काली मिट्टी है, यदि हम इसकी बात करें तो ये पूरे क्षेत्रफल में 15% पर पाई जाती है। और जो लाल मिट्टी पाई जाती है लगभग 18.5%। और जो जलोढ़ मिट्टी है वो 24% पाई जाती है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो आगे जब हम बात करते हैं कि किस राज्य में लैटेराइट, जो लैटेराइट मिट्टी है ये पाई जाती है, तो केरल में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लैटेराइट मिट्टी होती है ये उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है वहीं पर पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। तो केरल में सर्वाधिक पाई जाती है। धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मृदा है। तो धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मृदा कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जलोढ़ मिट्टी ही सभी मिट्टियों में सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इसके अनुसार कितनी मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? कितनी मृदा जो है वो अपरदन से प्रभावित है? अपरदन मतलब कटाव, तो मृदा का कटाव होता रहता है, इसके कारण मृदा का नुकसान होता है। तो 60% जो मृदा है वो अपरदन के कारण समस्या से ग्रस्त रहती है। नेक्स्ट हमारा, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए मिलाते हैं। जो तेजाबी मिट्टी होती है इसको हम कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? तो हम चूने का प्रयोग करते हैं। चूना को लाइम कहते हैं और इसका अगर केमिकल फार्मूला देखा जाए तो CaO चूने को कहा जाता है, जिसे तेजाबी मिट्टी में मिला देने से ये मतलब कृषि योग्य हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि इसकी बात करें तो आगे हम पढ़ लेते हैं जरा। तो आगे हम पढ़ते हैं, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा भी गया था हाल ही में। तो कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ये ईंट की तरह पत्थर मतलब कठोर हो जाती है और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो इसका नाम है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका निर्माण जो है निच्छालन एवं ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें सेल का जो तत्व है वो बिल्कुल बहुत ही नीचे चला गया है, क्योंकि यहाँ पर ये उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर बहुत ही अधिक बारिश होती है। किस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो वह कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? उसका नाम है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है? तो जो लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं लैटेराइट मिट्टी में। और लैटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है? तो लौह ऑक्साइड, इसमें लौह ऑक्साइड मिले हुए होते हैं, इसके कारण जो है इसका रंग लाल होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो निच्छालन एवं ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा है। जो निच्छालन होता है एवं ऑक्सीकरण होता है, इसके माध्यम से मकरली या लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। मैंने अभी बताया भी था कि निच्छालन एवं ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तमिलनाडु के 2/3 अर्थात 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो तमिलनाडु के क्षेत्रफल की यदि बात करें तो लाल मिट्टी ही सबसे अधिक पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको समझ लेते हैं। यदि हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों एवं चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है, बालू के कण एवं चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उसे हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, दोमट मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसमें बालू के कण भी होते हैं, चीका ये भी होता है, गाद होती है। तो इस प्रकार से मतलब जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा बराबर होती है तो इसे हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 578वां। अब लगभग हमारे 20-22 प्रश्न बचे हैं। लावा मिट्टी पाई जाती है, जो लावा मिट्टी है ये पाई जाती है मालवा के पठार में। मालवा का पठार लावा मिट्टी या इसे काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 579वां।
किस मृदा में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी रोक रखती है? तो ऐसी कौन सी मृदा है? तो काली मृदा। काली मिट्टी जो होती है इसमें सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें जो है नमी बनी रहती है, जिसके कारण इसमें सिंचाई बहुत ही कम करनी पड़ती है। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा भाग मिलता है? जो दोमट मिट्टी होती है इसमें बालू भी मिलती है, मृतिका भी मिलती है और गाद, ये तीनों ही इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? जो पश्चिमी राजस्थान है, यदि इसमें बात करें तो इसमें सबसे अधिक मात्रा होती है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो होता है जैसे सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें कैल्शियम की भी मात्रा मिली हुई होती है और ये राजस्थान में सबसे अधिक कैल्शियम ही तत्व पाया जाता है जो राजस्थान में मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, कौन सी फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं? ऐसी कौन सी फसलें हैं तो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं? तो वो फसलें दलहनी फसलें। दलहनी फसलें जो होती हैं जैसे चना है, मटर है, दालें हैं, सोयाबीन है, मतलब ऐसे जो होती हैं मतलब फसलें, उनमें दलहनी फसलों में जो उनके पौधे होते हैं, जैसे पौधे उनकी जड़ें होती हैं, उनमें एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम। तो वो जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण कर देता है उन पौधों में। तो ये दलहनी फसलों में ही इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को जो है भरपूर कर देता है इनकी जड़ों में, और जड़ों में जब आ जाएगा तो पौधे में भी पहुंच जाता है। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसको समझ लेते हैं। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? यदि हम भूमि की उर्वरता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, दालें, इस प्रकार की जो भी फसलें हैं उन्हें उगाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनका सही अवरोही क्रम, मतलब अवरोही क्रम क्या होता है? तो बड़े से छोटा, ठीक है, मतलब बड़े से छोटा अर्थात सबसे अधिक परसेंटेज, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो घटते क्रम में हमें लगाना है। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है 24%। लाल मिट्टी अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आती है और 18.5%। काली मिट्टी की बात करें तो 15.5% और उससे कम तो लेटेराइट मिट्टी। तो इन चारों को ही आप याद कर सकते हैं, 3 का परसेंटेज याद कर लें और चौथे को ऐसे ही याद कर लें क्योंकि ये तीनों जो हैं महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कल्चर के बारे में। जो भी कल्चर होते हैं जैसे शाखाएं होती हैं, इनके माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। यदि हम बात करें तो सेरीकल्चर, इस सेरीकल्चर क्या होता है और किससे संबंधित है? तो जो सेरीकल्चर होता है ये रेशम कीट के जो पौधे होते हैं, रेशम कीट पालन से संबंधित होता है सेरीकल्चर। दूसरा हमारा है सिल्वीकल्चर। ये सिल्वीकल्चर क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, सिल्वीकल्चर लिखा हुआ है। तो सिल्वीकल्चर जो है ये वन कृषि जो होती है या काष्ठी पौधों का संवर्धन, इससे संबंधित ये होता है सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको समझ लेते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की यदि हम बात करें तो ये बागवानी से संबंधित होता है, बागवानी। और आगे हम समझते हैं पीसीकल्चर। आपसे अगर पूछा जाए कि पीसीकल्चर से क्या होता है तो पीसीकल्चर जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित होता है, मत्स्य अच्छा अर्थात मछली पालन। नेक्स्ट हमारा बीटी कल्चर। अब ये बीटी कल्चर किससे संबंधित होता है? तो अंगूर की खेती से संबंधित होता है बीटी कल्चर। नेक्स्ट है हमारा एपी कल्चर। एपी कल्चर अगर आपसे पूछा जाए तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है, मधुमक्खी पालन। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही ले ली, ये सभी के सभी पूछे भी जाते हैं तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फ्लोरिकल्चर, ये फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये फूलों की खेती से, अर्थात फूलों की खेती से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। और आगे समझ लेते हैं ओलेरीकल्चर। अब ये ओलेरीकल्चर जो है ये सब्जियों की खेती से संबंधित है, ओलेरीकल्चर। और एक होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित होता है। और भी चिकित्सा से संबंधित शाखाएं कुछ हैं जैसे बायोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो पक्षियों के अध्ययन से। इस प्रकार से जो है कई मतलब शाखाएं हैं जिनको हम एक कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो के माध्यम से जो है पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, झूम कृषि होती है। जो झूम कृषि है इसकी बात करें तो ये असम में होती है झूम कृषि, और एक पूर्वोत्तर भारत में भी सबसे अधिक होती है। झूम कृषि क्या होती है कि जैसे कृषि करने के बाद कुछ समय के लिए खेत को खाली कर दिया जाता है
तो उसे ही हम, और बाद में जब उसमें मतलब उसमें कुछ समय तक खाली रहने के कारण उसमें पेड़ पौधे दोबारा उगाते हैं, जिसके कारण जो है उसमें दोबारा कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि है ये असम में होती है खासकर, और पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। हरित क्रांति भारत में कब आई थी? यदि हरित क्रांति की हम बात करें तो 1967-68 में आई थी हरित क्रांति। तो 1967-68 में हमारे भारत में हरित क्रांति आई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको समझ लेते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन जो थे वो हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और यदि हम बात करें हरित क्रांति की, तो हाँ मैं समझा देता हूँ। हरित क्रांति की यदि बात करें, जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई थी तो लगभग 300% तक जो था वो गेहूँ होता है, गेहूँ में वृद्धि हुई थी इसके उत्पादन में। और लगभग 200% तक जो धान होते हैं, धान की खेती में जो है उन्नति हुई थी। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि हरित क्रांति कब आई थी? तो आई थी 1967-68 में। और इसमें गेहूं के उत्पादन में लगभग 300% तक फायदा हुआ था, और 200% तक फायदा हुआ था धान के खेती में। और कौन लाए थे? तो एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, यदि इनकी हम बात करें तो ये यूएसए के तो निवासी थे, यूएसए के निवासी थे। इन्होंने शोध किए थे मैक्सिको में, ठीक है। तो मैक्सिको में इन्होंने अपने जो है शोध किए थे, और ये यूएसए के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। दूध क्रांति, जो दूध क्रांति थी के जनक कौन थे? तो दूध क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो थे, अमूल दूध पीता है इंडिया, जैसे अमूल होता है, तो उसके लिए जो है वर्गीज कुरियन ही महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो दूध क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है हमारा, अब थोड़ा जो खनिज हैं उनसे संबंधित पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। भारत में सोना सर्वाधिक किस राज्य से प्राप्त होता है? तो हमारे भारत की यदि सोने की बात करें तो लगभग 98% भाग जो है वो कर्नाटक से ही प्राप्त होता है। और कहाँ से होता है? तो कोलार की खान है हमारे भारत में, कर्नाटक में, और हट्टी, कोलार और हट्टी की खानें दोनों की दोनों कर्नाटक में हैं। और 98% जो सोना है हमारे भारत में वो कर्नाटक से ही प्राप्त किया जाता है। अब समझ लेते हैं हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश में सोने के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। हमारे देश में सोने के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको समझते हैं। नंबर 1 पे है कोलार जो कि कर्नाटक में है। नंबर 2 हट्टी, ये भी कर्नाटक में है। और रामगिरी की जो माइन है अर्थात खान है, ये आंध्र प्रदेश में। तो सबसे 98% तो इन्हीं दोनों से प्राप्त होता है। और बाकी जो है रामगिरी की खान जो है आंध्र प्रदेश में, यहाँ से भी प्राप्त होता है। तो ये 3 खानें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे जो है 602 तक प्रश्न हमने लिए हैं, और इसके बाद जो है अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। अगर आपसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो हमारे भारत में ही पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो हमारे भारत में जो है बिटुमिनस प्रकार का सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। और यदि बात करें तो इसमें, और मतलब हमारे भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस पाया जाता है, लेकिन सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट है प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा लोहा किस प्रकार का मिलता है? तो हमारे भारत में सबसे अधिक हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। तो आशा करता हूँ कि, क्योंकि अब हमारा सेशन जो है वो समाप्त हो चुका है और इतने ही प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए थे, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल से जुड़े रहें। और मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा इस चैनल पर, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट भी करें जिससे हमें पता लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।